मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान सिर्फ हौसलों से होती है। ये पोएम जो है आपने बचपन में कई बार सुना होगा और मैंने भी कई बार सुना रटा, लेकिन असल जिंदगी में ना जब मैं बहुत से लोगों से मिली जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने हौसले के बलबूते पर अपने मुकम्मल जहां को पाया, तो मुझे विश्वास हुआ इस कविता के ऊपर। वरना बचपन में तो चीज़ें हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन उसकी हकीकत हमें तब समझ में आती है जब हम बड़े हो जाते हैं। आज जो मंथन में मेरे मेहमान हैं, उन्होंने भी कुछ सपने देखे थे, सपने उड़ने के। अब इंसान के तो पंख नहीं होते, वो कैसे उड़ सकता है, लेकिन इन्होंने अपने लिए अपना पंख स्वयं बनाया। ही इज द फर्स्ट फ्लाइंग मैन ऑफ इंडिया। आपने सुपरमैन सुना होगा, स्पाइडरमैन सुना होगा, लेकिन फ्लाइंग मैन हमारे पास, हमारे इंडिया में है, और उनका नाम है अप्पा साहेब भीमराज धुस। ये फर्स्ट इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एक एथलीट हैं पैरा मोटर गेम्स में। अभी तक 9 नेशनल रिकॉर्ड्स कायम कर चुके हैं। मतलब रिकॉर्ड्स की उनकी बहुत बड़ी श्रृंखला है, मैं शायद कम बताऊं आपको, तो बिना समय गंवाए मैं उन्हें ही आमंत्रित कर लेती हूँ ताकि फ्लाइंग मैन से हम सब कुछ सीख सके और इंस्पायर हो सके। भेजती हूँ मैं अप्पा साहब को एक छोटा सा रिक्वेस्ट। जितने लोग जुड़ चुके हैं आप सभी लोगों को थैंक यू एंड वेलकम। और मैन के बारे में तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है? अप्पा साहब एक बार चेक कीजिएगा, आई हैव सेंट योर रिक्वेस्ट। वेलकम, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। अप्पा साहब, दुनिया में इतने सारे गेम्स होते हैं, है ना, जमीन पर, पानी में, हर जगह गेम्स गेम्स गेम्स। ये आपको आसमान से बात करने की क्या सूझी? मतलब क्या बर्ड्स के साथ कोई कॉन्टेस्ट था आपका कि मुझे इन बर्ड्स को हराना है? ये स्काई स्पोर्ट आपने क्यों चूज किया, विच इज सो रेयर? ये आपको लगता है तो है अभी स्काई स्पोर्ट्स, मेरे भी दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे स्काई स्पोर्ट्स में जाना है। हाँ। सिर्फ बचपन में मैंने माँ के मुंह से जब रामायण कथा सुनी थी, दैट टाइम हवा में उड़े जो हनुमान, वो दिमाग में बैठ गए और मुझे भी ऐसा ही उड़ना है। बस ये चलते मेरी राह स्टार्ट हो गई हनुमान जी से प्रेरणा लेके कि मुझे हवा में उड़ना है। तो ये प्रेरणा लेके मैं स्पोर्ट्स में आ गया। अरे वाह, वैसे बचपन मतलब में ये हनुमान जी स्पोर्ट्स ने आपको मुझे, इंस्पायर कर दिया। वाह। हाँ, हनुमान जी ने, और इसकी प्रेरणा स्रोत रही है मेरी माँ। लवली, लवली। लेकिन आपको ऐसा कभी लगा था कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हनुमान जी की तरह उड़ूंगा, उड़ भी सकता हूँ? क्या मम्मी ने कभी बोला कि बेटा कैसे कैसे सपने देखते हैं, वो तो भगवान जी थे, ही कुड फ्लाई, आप नहीं फ्लाई कर सकते हो? नहीं, वो तो भगवान है। मुझे पता था कि वो तो भगवान जी है। वो उड़ सकते हैं, हम नहीं उड़ सकते, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है, मैं ढूंढता रहा। बचपन में जब माँ के मुंह से सुना था कि हनुमान जी ऐसे उड़ के श्रीलंका गए थे करके, तो मुझे भी हवा में उड़ने का वो जो जुनून सर में बैठ गया और मैं ढूंढने लगा कि हम हवा में कैसे उड़ सकते हैं। तो कहीं भी दैट टाइम तो ऐसा तो हमारी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन तो इतनी वीक थी कि हम जो कुछ यहाँ वो दैट टाइम ऐसे कुछ यहाँ गांव में इंग्लिश न्यूज़पेपर भी आते नहीं थे। कचरे में अगर कुछ उड़ने वाला पिक्चर भी मिल जाता है अखबार में छपा हुआ, तो वो भी मैं रखता था। और वाह। एक दिन पता चला कि एक मूवी 1984 में जो रिलीज हुई थी जिसका नाम याराना है, तो याराना मूवी में मैंने वो पिक्चर देखा कि यार हम हवा में उड़ सकते हैं। वो जो कलाकार थे अमिताभ बच्चन और अमजद जी, तो वो हवा में उड़ते हैं। दैट टाइम उसका नाम था, अभी नाम उसका मुझे पता है कि उसका टेक्निकल नाम हैंग ग्लाइडर है, लेकिन हम्म। मैं उसे सिर्फ उड़ने वाला पतंग दैट टाइम बोलता था कि यार ऐसे हमें उड़ना है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक का बहुत सारा वायर का इधर उधर कुछ पड़ा रहता था सामान, वो वायर का मैंने एक बड़ा सा पतंग बनाया और गनी बैग का एक बड़ा सा पतंग बना के अभी मैं जिस छत के नीचे घर में बैठा हूँ, यही छत से मैंने 1984 में 6th स्टैंडर्ड में हवा में पहली छलांग लगाने की कोशिश की थी। और दैट टाइम मेरे माँ के हाथ से पहले मैंने मार खाई कि और मैं भी बच गया। कि मैं भी बच गया कि हाथ पैर टूटने से मैं बच गया, क्योंकि गनी बैग ने मुझे उड़ाया तो नहीं, लेकिन गिरते गिरते मैं वो प्रेशर की वजह से गिरने में मुझे आसानी हो गई। मैं उसने नीचे लैंड अच्छे जरा, से करा दिया आपको। लैंड अच्छे से और करा दिया। उसको लैंड नहीं बोलते हैं, उसको गिरना ही बोलते हैं। लेकिन मैं ढूंढता रहा कि चलो अभी
ऐसे उड़ते हैं, लेकिन दैट टाइम जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होता है कि जो कपड़ा उसके लिए चाहिए, वो जो स्पोरोसिटी, उसको स्पोरस नहीं चाहिए, कपड़े में से हवा आर पार नहीं जानी चाहिए, और उसका जो एल्यूमिनियम का मटेरियल होता है वो वेटलेस चाहिए, ताकि वो हमें भी संभाल सके और हम भी ग्राउंड पे उसको संभाल सके। तो ये बिल्कुल कुछ पता नहीं था। उसके बाद फिर कई अखबार में मैंने पढ़ा कि पैराग्लाइडिंग ऐसा होता है, ऐसे हम हवा में उड़ सकते हैं। फिर भी मेरा तो सपना वही था कि हनुमान जी से उड़ पाए। तो फिर पैराग्लाइडिंग के पास हम गए एक बार। मेरे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में एक कैंप लगा था। मेरे पहले गुरु जो पैराग्लाइडिंग के हैं, राजन जी जुएकर, उन्होंने पुणे से लेके अहमदनगर में वो कैंप करवाया। और हमारे 45 स्टूडेंट दैट टाइम हम थे उसमें। और आज उसमें से एक या दो फ्लाई करते हैं। बस। दैट टाइम हमने और ट्रेनिंग लिया। हाँ। ओ ओ माय गॉड। अच्छा, आपके गुरु ने आपको तो सिर्फ पैराग्लाइडिंग सिखाया होगा, है ना? आप फ्लाइंग मैन कैसे बन गए? मतलब आपको पूरा वर्ल्ड फ्लाइंग मैन के नाम से कैसे जानने लग गया? मैं जब मैंने पूना में पूना के बानेर की जो मेरे राजन जी जुएकर जो पहले मेरे गुरु है, उन्होंने पैराग्लाइडिंग सिखाया, तो उसके बाद अहमदनगर से हमने स्टार्ट किया। क्योंकि पैराग्लाइडिंग ऐसा होता है कि बेसिक ट्रेनिंग होने के बाद आप हवा में उड़ने का टेक्निक सीखते हैं बेसिक में सिर्फ, राइट। उसके बाद हवा में उड़ना होता है। तो उन्होंने मेरे में जो जुनून देखा, मैं मुझे साथ लेके पुणे गए। और पुणे में जाके हमने फिर पांचगनी के नजदीक जो लैंड है, टेबल लैंड है, वहां पे हरिसन फॉली पे मेरा पहला फ्लाइंग हुआ मेरे जन्मदिन के दिन। और दैट टाइम मेरा पहले 2500 फीट की हाइट पे मेरा उड़ना पॉसिबल हुआ, वो भी वॉकी टॉकी पे। वो अच्छा। मुझे वॉकी टॉकी पे गाइड करते थे नीचे से, और मैं जो जैसे बोलते थे, आपा इधर खींचो, आपा उधर खींचो। तो ऐसे में मेरा दैट टाइम मेरा पहला फ्लाइंग 1999 में मेरा पहला फ्लाइंग हो गया, नहीं, आपका दिसंबर पहला पैराफ्लाइट 26। पैराफ्लाइट तो आपका वो गनी बैग के साथ था ना? दैट वाज हाँ, फर्स्ट फ्लाइट आपका जब आप वो गिरे मेरा थे। फर्स्ट फ्लाइट था, लेकिन वो तो मैं उड़ा नहीं था ना, मेरा सिर्फ वो कोशिश था। उसी को फर्स्ट फ्लाइट मानिए। हाँ, वो तो मान के चलता हूँ, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ था। हम क्या होता है, हाँ। हम जैसा फ्लाइंग हावर्स में काउंट होता है। हाँ। हमारा व्हीकल अगर हम चलाते थे, व्हीकल जैसे किलोमीटर पे उसका काउंट होता है रनिंग। तो हमारा फ्लाइंग रनिंग जो है, तो वो फ्लाइंग हावर्स पे काउंट होता है। अगर गनी बैग का मैंने जो बनाया, वो तो मुझे लगता है कि आधा सेकंड में मैं तो गिरा होगा 10-15 फीट ऊपर से। तो वो कुछ फ्लाइंग आवर्स नहीं हुआ जो नोटेबल है, लेकिन यादगार जरूर है। यादगार है। मैं बताने में बिल्कुल हिचकिचाता नहीं हूँ, जो कि पहली कोशिश जो हमेशा आपकी रहती है वो अनसक्सेसफुल भी रहती है, तो भी वो स्टेप रहता है आपके सक्सेसफुल होने की। यू आर तो सो उसको कभी भूलना करेक्ट। नहीं। यू आर हाँ। सो करेक्ट, यू आर सो और करेक्ट। अच्छा। हाँ। हाँ, बोलिए ना, उसके बोलिए बाद उसके फिर बाद। फ्लाइंग मैन का जो आपने जिक्र किया, तो पैराग्लाइडिंग होने के बाद जैसे जैसी मेरी इच्छाएं पूरी होती गई, तो चलो बचपन का जो सपना था कि हनुमान जैसा उड़ना है, वो तो अभी कंप्लीट हुआ है। तो अभी इसमें क्या करना है आगे जाके? तो फिर आगे जाके फिर हमें पता चला कि इसमें इंटरनेशनल चैंपियनशिप होते हैं, पैराग्लाइडिंग अच्छा। के भी होते हैं। पैराग्लाइडिंग में उसके बाद पावर भी होता है, और पावर जमीन से भी अभी हम उड़ते हैं, पावर पैराग्लाइडिंग जिसको पैरामोटर बोलते हैं। हाँ। तो इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स है जो हवा में उड़ने वाले हैं। तो इसमें अगर हनुमान जी जैसा उड़ना है आपको, तो विदाउट पैराशूट उड़ना है। तो वो एक मेरा इच्छा मेरी पेंडिंग थी कि यार विदाउट पैराशूट अगर उड़ना है आपको, तो वो कैसे पॉसिबल है। तो उस दिशा में जाने की मैं कोशिश कर रहा था, क्या उसे जो विंग सूट पहन के हवा में आप कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उसका जो उड़ने का टेक्निक है, आप पावर तो आपको चाहिए चाहिए, लेकिन अगर आपको ज्यादा डिस्टेंस क्रॉस करना है तो उतनी ज्यादा हाइट से आपको कूदना है। और उसके बाद आप विंग सूट पहन के बर्डमैन जैसा आप फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो करने के लिए 250 जंप आपको एयरक्राफ्ट से चाहिए। तो उसका इतना एक्सपीरियंस चाहिए, और इतना एक्सपीरियंस के लिए उतना खर्चा भी जरूरी होता है। तो एक जंप का खर्चा 40,000 क्या 50,000 के आसपास ऐसा जाता है फॉरेन में जाके, उसके ऊपर भी होगा। तो वो तो अफोर्डेबल नहीं था, लेकिन 25 जंप का मैंने पैरा जंप का कोर्स किया। दिसंबर 99 में ही गया था मैं। तो दैट टाइम मेरा 12,000 फीट से 12 जंप लगाने वाला मैं फर्स्ट इंडियन बन गया, और वो मेरा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, मेरा फर्स्ट नेशनल रिकॉर्ड वो बना।
वाह। और दैट टाइम फिर वो जो आपने वीडियो या तो फिर अभी आप जो फोटो पोस्ट किया है मेरा उड़ने वाला, हाँ। तो वो फोटो का शूट मेरे वहाँ के जो डेविड करके थे गुरु, जो यूएस से आए थे, क्योंकि दैट टाइम मेरा फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी बहुत सारे चल रहे थे, मैं यूएस नहीं जा सका। इसलिए ट्रेनिंग के लिए मुझे दुबई में मुझे ट्रेनिंग करना पड़ा। वो गुरुजी यूएस से दुबई आ गए और ऐसे चल के फिर मेरा पैराजम का कोर्स हो गया और मैं फ्लाइंग मैन बन गया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, फ्लाइंग मैन तो आप बने, आपको मेडल्स, आपने एक लिम्का रिकॉर्ड तो मुझे बता दे, लेकिन आपका इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स भी बहुत सारे हैं। आपको, मेरे को जितना तक पता है कि 9 नेशनल रिकॉर्ड्स आपने अभी तक बनाए हैं। हाँ जी, गोल्ड, हाँ जी, सिल्वर, ब्रॉन्ज सब आपको मिला हुआ है। जी ऐसे जी जी। कोई मेमोरेबल आपका कोई ऐसा अवार्ड जो कि आप चाहते हैं शेयर करना, वो बताइए ना। आपने जो 9 रिकॉर्ड्स का जिक्र किया है, वहां तक जाने के लिए मुझे अलग अलग कोर्सेस कंप्लीट करने पड़े। तो जैसे ही मेरा पैरा जंप का बाई एयरक्राफ्ट से जंप का मेरा सपना कंप्लीट हो गया, तो मैंने पैराग्लाइडिंग जो मेरा पहला स्पोर्ट्स था, हाँ। तो मैंने वापस पैराग्लाइडिंग में आने की सोच ली, इसके लिए कि पैरा जंप मुझे अफोर्ड नहीं कर रहा था, मेरा फाइनेंशियली कंडीशन इतना ठीक नहीं था। तो पैराग्लाइडिंग ठीक है, 1.5-2 लाख का एक सेट लिया, वो भी हमने पुराना लेके, हम दैट टाइम प्रैक्टिस करते थे अहमदनगर में, 7 लोगों में एक पैराग्लाइडर लेके हम वहां पे प्रैक्टिस करते थे। और फिर नेशनल खेले पैराग्लाइडिंग में, तो वहां भी नेशनल में पुणे में अच्छा स्कोर रहा मेरा। हम्म। तो फिर भी उसके आगे अगर इंटरनेशनल आपको जाना है, अगर कुछ बढ़ के करना है, या तो फिर मेरे घर से मेरा हिल हिल फ्लाई करने के लिए बहुत डिस्टेंस ज्यादा था। मैं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में शिरडी के नजदीक रहता हूँ, जहाँ शिरडी साईं बाबा को सब मानते हैं। हम्म। मैं नसीबान हूँ कि मेरे बाबा के पास रहता हूँ। तो बाबा जी से मुझे बाबा जी के आशीर्वाद से बहुत सारी मदद भी मिली। और उसके बाद जमीन से फ्लाई करने का एक टेक्निक मैं सीख पाया, जिसको पैरामोटर बोलते हैं। और वो पैरामोटर से हम जमीन के ऊपर से हम हवा में अभी फ्लाई कर सकते हैं। और इस पैरामोटर में इंटरनेशनल चैंपियनशिप का प्रावधान है। हम्म। तो मुझे मौका मिला 2016 में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसके लिए हम्म। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एरो क्लब ऑफ इंडिया के लिए, जहां उसके जनरल सेक्रेटरी जनरल हैं अनिशा मैम, उन्होंने मुझे बहुत सारे सपोर्ट किए और मुझे इंटरनेशनल चैंपियनशिप जाने का मौका मिला। मैं यहाँ तो महिलाओं को विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे जन्म दिली ने मेरी माँ ही सबसे पहले हवा में उड़ने में मुझे वो थीम देने में पहली मेरी जो बोलते हैं प्रेरणा स्रोत है। और इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए जाने में अनिशा मैम करके जो एरो क्लब ऑफ इंडिया से, वो भी महिला है। तो महिलाओं से मुझे ये सारे बहुत सारी हेल्प मुझे मिली है। और मैं इंटरनेशनल चैंपियनशिप जाके दैट टाइम मुझे एक सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज फर्स्ट ही गेम में मुझे हासिल हुए थे, तो वाह। थाईलैंड में। और वो टाइम 2016 का ऐसा था कि इंडिया में दैट टाइम तक किसी भी इंडियन ने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके कोई मेडल नहीं लिया था दैट टाइम। तो इसके लिए मैं फर्स्ट सिल्वर और ब्रॉन्ज लेने वाला इंडियन बन गया, वो भी एक रिकॉर्ड बना था। और 2017 में मुझे गोल्ड मिला, और वो सबसे यादगार हाँ। और मेरा रिकॉर्ड रहा, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज वहां फ्लाई कर रहे थे। और हम्म। एक टाइमिंग का, एक हमारा टाइम फ्लाइट का हमें एक टास्क दिया जाता है। हम्म। आपको एक सब पायलट को, हम्म। जहां जापान भी खेल रहा था, रूस भी खेल रहा था, यूक्रेन था, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज भी वहां पे थी। हाँ। तो उन सब कंट्रीज में सभी पैरामीटर पायलट को एक ही समान फ्यूल दिया जाता है, 2 लीटर या 2 लीटर, हाँ। सबको 2 लीटर। और वो 2 लीटर में आपको जब आपका टेकअप होता है, वो काउंट किया जाता है टाइमिंग। और हम्म। जब आपका लैंडिंग होता है, 2 लीटर में आप कितना भी उड़ो 2 लीटर में, हाँ। तो लैंडिंग का टाइम जो होता है वो कैलकुलेट होता है। और इसमें जो बीच का जो टोटल आपका फ्लाइंग टाइम है, हम्म। तो इसमें फ्लाइंग टाइम जिसका ज्यादा रहता है वो विनर रहता है। अच्छा। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो डेविड ग्राउपेरा, जो मेरे थाईलैंड के कोच है, इंटरनेशनल कोच, हम्म। उन्होंने मुझे जो सिखाया था, उसके बदौलत मैं वो गोल्ड मेडल इंडिया को ला सका।
जो एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया ने इंडिया से मदद किया, वहां भी जैसे मेरे इंटरनेशनल जो कोच थे उन्होंने हेल्प की कि कब टेक ऑफ लेना है, कब थर्मल्स का यूज करना है, और कम से कम फ्यूल में आप थर्मिक कंडीशन फ्लाई करके, जो मेरा एक्सपीरियंस पहले से था पैराग्लाइडिंग का, तो पैराग्लाइडिंग में आपको कुछ पावर नहीं होता है, तो आपको थर्मल, जो हवा में जो पंछी गोल गोल घूमते फिरते हैं, तो वो थर्मल का यूज करके वो फ्लाई करते हैं और हाइट गेन करते हैं। हाँ, वो जो थर्मल रहता है वो गर्म हवा का एक झोत रहता है, तो उसमें अगर कोई कागज या कुछ जाता है तो हम हवा में धूल या कागज उड़ता जब देखते हैं, तो उसी थर्मल में उसका जब प्रेशर बढ़ता है तभी वो नजर आता है, या विदाउट प्रेशर वो हमें नजर नहीं आता, लेकिन हवा में होता है। जब भी धूप बढ़ती है तो वो थर्मल क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है जमीन पे। तो कम से कम फ्यूल में अगर ज्यादा फ्लाई करना है तो वो थर्मल का यूज करके फ्यूल करना है। और मुझे वो यादगार सीन अभी भी याद है कि सब कंट्रीज के मुझे लगता है 32-41 ऐसे कुछ तो भी कंट्रीज के लोग थे, सब लोग चीयर कर रहे थे अप्पा अप्पा करके, सब कंट्रीज के। और मैं अकेला, सबसे लास्ट में मैं अकेला फ्लाई कर रहा था, फिर भी मेरे पास फ्यूल था। तो लगभग 1 घंटा और 49 समथिंग कुछ तो भी मिनट्स मेरा फ्लाइंग वो 2 लीटर फ्यूल में हुआ था दैट टाइम। और वो मेरा यादगार और गोल्ड मेडलिस्ट वाला जो अचीवमेंट मेरा रहा, तो वो कभी भी मैं भूल नहीं सकता हूँ। तो सब कंट्री चीयर कर रहे थे, सब तालियां बजा रहे थे, क्योंकि मैं नीचे उतरने का मैं नाम ही नहीं ले रहा था। मैं अकेला हवा में फ्लाई कर रहा था, बाकी सब कंट्रीज के पायलट नीचे खड़े थे और सब ऐसे ऊपर अप्पा अप्पा करके चिल्ला रहे थे, इंडिया इंडिया करके। तो दैट बहुत प्राउडफुल मोमेंट था मेरे लिए, जो मेरा इंडिया का नाम दैट टाइम मेरा मुझे ऊंचा करने के लिए मुझे जो चांस मिला, तो वो बहुत प्राउडफुल मोमेंट था मेरे लिए, बहुत यादगार है। जिसकी वजह से इंडिया को गोल्ड मेडल मिला। और मैं प्राउड से कह सकता हूँ कि आज तक जो भारत के 3 भी सेना दल है, तो उन्होंने वो मेडल ला सकते हैं, लेकिन जो स्टाफ में जो प्रॉब्लम्स रहते हैं इसकी वजह से हमारे पायलट वहां जा नहीं सकते। लेकिन प्राउड से मैं ये कह सकता हूँ कि आज तक तीनों दलों को जो मेडल पॉसिबल नहीं है, तो एक सिविलियन वो लेके आया। इसके वजह से इसके पीछे भी महिला का है, ब्यूटीफुल, जो मैंने आपको पहले जिक्र किया। और आज भी एक महिला मेरा इंटरव्यू ले रही है दिल्ली से, और मैं शिरडी में बैठ के आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, और सारा देश, सारा वर्ल्ड इसके ऊपर देख रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये मेरे लिए प्रिविलेज की बात है कि मैं फ्लाइंग मैन ऑफ इंडिया से बात कर रही हूँ, तो मेरे लिए और जितने हमारे दर्शक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। आप मोटिवेशन के एक बहुत बड़े सोर्स हैं कि आपने एक बचपन में कहानी सुनी और उस कहानी को रियल करने के लिए टू लिव दैट लाइफ आपने अपना पूरी जान झोंक दी। और थैंक्स टू योर मदर कि उन्होंने आपको मोटिवेट किया बार बार कि आप इस फील्ड में जा सकते हैं, और आज आपने देश का नाम जो है रोशन कर रखा है। और आप खुद कह रहे हैं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों जगह भी अगर देखा जाए तो कोई भी आपको नहीं, आपके बदले आज तक कोई नहीं जा पाया। यू आर दी ओनली वन सिविलियन जिसने अपने देश का नाम वहां जाके, विदेश में जाके उस प्लेटफॉर्म में इतना रोशन किया है। सर, जिस तरह से आप काम करते आ रहे हैं, आपको कभी लगा कि आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए आपके स्पोर्ट के लिए, ताकि आप जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उसमें आपको और हेल्प मिले एंड यू कैन प्ले मच बेटर देन आफ्टर दैट? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारा मैं भुगत चुका हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मैं चाहता हूँ कि आगे जो स्पोर्ट्समैन आना चाहते हैं, जिसके वजह से मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शिव छत्रपति जो टॉप मोस्ट अवार्ड है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, तो वो मुझे मिला है। और वो हर कोई स्पोर्ट्समैन चाहता है कि वो अवार्ड मिले। वो महाराष्ट्र का सबसे टॉप मोस्ट अवार्ड जिसे कहा जाता है शिव छत्रपति करके, जो आप मेरे पीछे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू आप देख रहे हैं जी, तो इनके नाम से वो अवार्ड दिया जाता है। तो बहुत गर्व महसूस होता है। लेकिन यहाँ तक जाने के लिए जो कष्ट है, जो फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स है, वो फेस करने के लिए हम बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे ये कर सकते हैं, ड्रामा कर सकते हैं, पैसों का ड्रामा नहीं कर सकते, जो कहावत है। तो मेरी तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनको मेरी रिक्वेस्ट है, तो अगर ये एडवेंचर स्पोर्ट्स भी है ना, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स को अदर स्पोर्ट्स की तरह फंड्स अवेलेबल करके देना चाहिए।
वर्ल्ड चैंपियनशिप भी मैं 3 बार खेला हूँ, तो फिर भी गवर्नमेंट से कुछ भी हमें नहीं मिला था। मैंने घोषित किया था कि मुझे फंड्स की जरूरत है, बहुत सारे स्पॉन्सर सामने आए, बहुत सारे लोगों ने मदद किया। वो सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे मदद की है, जिनके वजह से मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप 3 बार खेल चुका हूँ। और इसमें एक प्राउडफुल मोमेंट ये भी रही है कि मैं मुझे कैप्टन नाम से जाना जाता है। तो इसका वजह भी है कि इंडिया का तिरंगा जो फ्लैग लेके आगे चलने वाला जो कैप्टन रहता है टीम का, तो वो लीडिंग करने का मान भी मुझे लास्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप में थाईलैंड में मिला है। तो वो एक प्राउडफुल मोमेंट मेरे रहा है। लेकिन आप फाइनेंशियली अगर स्पोर्ट्स पर्सन को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तब भी इंडिया का नाम हम बाहर जाके रोशन कर पाएंगे। तो उसमें कुछ तो भी ऐसे रूल्स बनने चाहिए कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में बहुत सारे फंड्स अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट से, तो वो अगर अवेलेबल हो जाते हैं तो मैं तो चलो मेरा एक जुनून था, मेरा एक सपना था, प्रभु हनुमान जी जैसे मुझे हवा में उड़ने का एक मेरा सपना मुझे कंप्लीट करना था। वो टारगेट लेके मैं चला था, जो कंप्लीट करके भी मैं बहुत सारे आगे जाके बहुत कुछ कर पाया। और एक सपना और भी एक है, एक था मेरा श्रीलंका इंडिया का जो बीच का डिस्टेंस है हनुमान जी जैसा ट्रैवल करने का, वो भी पीछे रह गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इंडिया का मैं तिरंगा तो मेरा कहीं अब्रॉड जाके मैं रोशन कर पाया, इसका मुझे फक्र है। लेकिन मैं आपने जो क्वेश्चन किया है तो जिसमें मैं भुगत चुका हूँ कि फाइनेंशियल पोजीशन ना होने की वजह से मुझे 2 वर्ल्ड कप मिस करने पड़े। अभी भी आज हम यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं तो अभी ब्राजील में एक वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वो भी फाइनेंशियल की वजह से मैं अभी वर्ल्ड कप नहीं जा पाया। इंडिया से अभी सिर्फ 2 ही बंदे गए हैं, तो वो खुद के फाइनेंस की वजह से वो जा पाए। तो लास्ट टाइम हम 11 लोग थे, 2016 में मैं अकेला था। तो ये अगर हमको स्टॉप करना है, अगर हमको बाहर लोग भेजने, चलो ठीक है हमें नहीं देते हैं तो कम से कम इंडियन आर्मी में, नेवी में जो पायलट्स है, एयरफोर्स में जो पायलट है, उनको तो कम से कम अब्रॉड छोड़ना चाहिए। मैं दावे के साथ अभी ऑनलाइन बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि उनको उनके ऑफिस से प्रॉपर टाइम पे परमिशन ना मिलने की वजह से आज तक ना ही एयरफोर्स का बंदा बाहर गया है, ना ही नेवी का गया है, ना ही आर्मी का गया है। उनके पास मेरे ट्रेनिंग का सेशन स्टार्ट करने से पहले से पैरामीटर है, उनके पास अच्छे पायलट है बहुत सारे, हमसे भी अच्छे पायलट है। लेकिन ये टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स है वो अगर इसमें से निकाल देते हैं, कोई अगर डिफेंस का यहाँ पे सुन रहा हो तो मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं एक इंटरनेशनल अभी कोच हूँ इसका, इंडिया का सबसे पहला कोच हूँ पैरामोटर का, पैराट्राइक का। तो मैं दावे के साथ ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ तीनों दलों से, या तो फिर गवर्नमेंट का कोई सेंटर का सुन रहा है तो सिर्फ आप ये डिफेंस का ये जो प्रॉब्लम है इसको हटा दीजिए और इनको खेलने दीजिए, इनको पंचीज ऐसा उड़ने दीजिए, तो बहुत सारे मेडल इंडिया को आ सकते हैं। उनके ऊपर खर्चा करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, वो ऑलरेडी ट्रेंड है, उनके पास इक्विपमेंट है। वैसे मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज मेरे पास अभी एक 18 लाख का इक्विपमेंट है। ये सब स्पॉन्सर की वजह से पॉसिबल हुआ। अगर मेरे पास ये नहीं होता तो हम जा ही नहीं सकते थे। मैं किसी का कोई अगर मुझे स्पॉन्सर नहीं मिलता, मेरे पास अगर खुद का जिन्यून नहीं होता तो ये कैसे पॉसिबल था। लेकिन अगर ये पॉसिबल करना है, इंडिया को अगर मेडल लेने हैं, तो ये भारत के 3 दलों के जो पायलट्स है इनको खुला कर दो, वो सबसे बढ़िया है। और हम जैसे अगर सिविलियन कोई खेलना चाहता है तो गवर्नमेंट ने उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। ये मेरा आपके क्वेश्चन के ऊपर ये मेरा आंसर है। नहीं, बिल्कुल ठीक आपने कहा सर, ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी हमारे स्पोर्ट्समैन को तो हम स्पोर्ट्स में हम लोग अपने लेवल पे तो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से हम बाहर जाकर के अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते और मेडल्स नहीं ला पाते। तो वी नीड टू हैव द सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। और सर एक बात बताइए, आप की लाइफ में आपने बहुत फ्लाइट्स की हैं, बहुत उड़ाने की हैं, कभी कोई ऐसा मोमेंट आया कि आपने कहा कि आई शुड क्विट, मैं बस हो गया, अब मेरे को अभी नहीं करना, ऐसा कभी हुआ क्या? कुछ सेकंड्स के लिए भी हुआ क्या? नहीं, ऐसा तब भी होता है कि जब अगर आप बहुत इरिटेट हो जाता है कि बहुत सारी जगह पे आप मदद मांग रहे हैं, आपको कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है, और ऊपर से घर वाले भी आपको ताने दे रहे हैं कि अगर घर से भी खर्चा हो रहा है, आपके ऊपर कर्जे हो रहे हैं,
तो हाँ। फिर भी जुनून तो बीच में यही है कि मेरे आपकी वीडियो हैंग हो गई सर। हाँ। हाँ, आवाज आ रहा है। हाँ, अब बोलेगा। तो हाँ सर, मुझे हाँ। टारगेट तो हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप रहता है, और फिर भी जब ऐसा होता है कि कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है, तो दैट टाइम ऐसा कभी कभी मन में आ जाता है कि हम क्यों कर रहे हैं सारे, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, बाहर से कुछ मिल नहीं रहा है, और हम्म। घर से भी फंड्स नहीं मिल रहे, अवेलेबल हो रहे नहीं, ना कर सकते हैं, क्योंकि खेती से ऐसा क्या आता है कि जो हम घर भी चलाना है हमको साल भर, या उसके ऊपर बाहर जाके खेलना भी है देश के लिए, ऊपर से लोगों के ताने भी सुनने हैं, हम्म। और लोग मदद करने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन ताने देने वाले भी कम नहीं। वो बहुत सारे फोकट में सही। सर्टिफिकेट बांटते बांटते रहते हैं। तो दैट टाइम ऐसा लगता है कभी कभी कि हाँ। चलो यार ये सब रोक देना चाहिए, बस हो गया, बस बाकी कुछ नहीं है। लेकिन फिर से वो जुनून आ जाता है तिरंगे को देख के कि चलो यार भाई, जीना है तो इसके लिए बस। लवली, ब्यूटीफुल। अच्छा सर, आपने मुझे ना अभी तक ये तो बताया कि आपके आइडल हनुमान जी हैं। हनुमान जी के अलावा भी कोई ह्यूमन बीइंग है जो आपका आइडल है? हाँ है, जरूर। अ, उनके लिए एक थोड़ी सी स्टोरी भी मैं सुनाऊंगा। हाँ बताइए। रेमन कंपनी के मालिक है डॉक्टर विजयपत सिंघानिया, हम्म। जो जिनकी एज 70 दिन दिन उनका जन्मदिन था, वो 70 साल के होने वाले थे, और दैट डे वो उनका थर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। अच्छा। बंबई से बलून में बैठ के हम्म। 70,000 फीट हाइट पे जाके वापस हम्म। उनको जमीन पे आना था। 70,000 फीट 70 एज की होते हुए। हाँ। और वो इंस्पिरेशन किसी से भी किसी चीज से कम नहीं है। हाँ। तो वो राइट, मेरे राइट। लिए आइडल आइडल थे। और दैट टाइम मैंने उनको बहुत सारी कोशिश करने करी कि मुझे उनको मिलना है, बात करनी है, क्योंकि मेरा सपना था हवा में उड़ना। और हाँ। जो एज में 70 साल के होते हुए भी 70,000 फीट जाने का सपना देख रहे हैं, और यहाँ हमें कुछ गांव के गली के लोग ताने देके हमें सर्टिफिकेट मुफ्त में बांट रहे हैं कि ये कई का हवा में उड़ता है, ये क्या करता है, ये कुछ नहीं कर पाता वगैरह। इट्स ओके, लेकिन हम्म। वो वो जो आइडल आपने पूछा कि आइडल हाँ। कोई है, तो वो है हाँ। डॉक्टर विजयपत सिंघानिया। तो 2006 में हम्म। उनके साथ मेरी मुलाकात भी हो पाई, जब अच्छा। उनका 70,000 फीट का सपना कंप्लीट हो गया। दैट टाइम उन्होंने बताया कि वो मरते मरते बचे बम्बई में, उनका बलून का गैस भी ऑटोमेटिकली स्टॉप हुआ था वगैरह वगैरह। लेकिन इट्स ओके, हम्म। ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन आप जीत जाते हो तो आप विनर है। तो यस, इसीलिए आपने, बिल्कुल। हाँ, हमने पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, हमें जीतना है, बस जितना ही जीतना है। हमारे पास भले ही रुपया ना होने दो, लेकिन अगर जीतने की जुनून आपके पास है तो आप जीत जाते हैं। तो वो मैं उन्हीं से सिखाऊं। और उन्हीं से एक बात मैं सीख पाया कि हम्म। जब मैं 2006 में महिंद्रा टावर्स में मुंबई में उनको मिलने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट था, मैं गया। हम्म। तो मैं एक ऑटो में गया था, अच्छा। और रेमंड कंपनी के मालिक जो खुद चल के मुझे हम्म। रिसीव करने के लिए वाओ। बाहर गेट पे पैदल आए थे। वाओ। वाओ। तो वो सर, मेरे लिए इतना यादगार क्षण है सर कि। एक छोटी सी प्रॉब्लम है। सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आपका वीडियो है यस ना, प्लीज। स्टिल है, बहुत देर से स्टिल आ रहा है। आप एक बार एग्जिट करके वापस ज्वाइन कीजिए मेरे को सर। आपका वीडियो ना सब लोग लिख रहे हैं कि आपको वो देख नहीं पा रहे हैं। एक बार आप अच्छा, एग्जिट कीजिए, वापस आइए, आपको मैं वापस ज्वाइन कराती हूँ ना। अच्छा, एक बार ओके, आप, हाँ, आपके पास जो क्रॉस है ना उसको आप क्रॉस कीजिए। आई मेक यू ओके, ज्वाइन अगेन। हाँ। ओके। आपका वीडियो स्टिल हो गया। या तो अप्पा साहब का वीडियो स्टिल हो गया था, थैंक यू बताने के लिए। मैं उन्हें फिर से रिक्वेस्ट भेज देती हूँ। ये भेजा इनवाइट, है ना। शायद हो सकता है उनका टेक्निकल प्रॉब्लम रहा होगा, तो अब हम उनको फिर से ठीक से देख पाएंगे। यस। आपका पूरा वीडियो यस, स्टिल ओके, हो गया था, वो लोगों ने अच्छा, बताया ओके, तो पता चला मुझे, बिकॉज मेरे को तो ओके, आप ओके, एग्जिट दिख आवाज आ रहे रहा है, थे। लेकिन आवाज आ रहा आवाज आवाज मुझे अच्छे से आ रही थी, आई कुड सी यू, लेकिन लोगों को नहीं दिख रहा था, तो मुझे थोड़ा शक हुआ, इसलिए मैंने पूछा। है। एंड दे सेड दे कांट अच्छा, ओके, सी यू। हाँ। ओके, ओके। वो जो विजयपत सिंघानिया वाला था वो हाँ, हो वो गया है पूरा या मुझे रिपीट नहीं करना नहीं, वो सुन तो लिया हम लोगों ने, पूरा है? वो ओके। सुन लिया। अच्छा, इसके लिए वो मुझे मैं उनको मानता हूँ, मेरे दिल में उनके लिए जगह है।
आज आज भी वो है, कभी मैं मुंबई जाता हूँ तो मैं अवश्य उनको मिलता हूँ। और वो जो, क्योंकि क्या रहता है आपके दिल में किसी के लिए प्यार रहता है, जो चाहत रहती है, जो डॉक्टर विजयपत सिंघानिया है वो मेरे दिल में है। और जो मुझे इंस्पायर करते हैं कि 70 साल में, आपकी एज में आप 70 साल में आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, तो यार हम तो उनके आधे हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। यस। तो ये, हाँ, ये तो बहुत इंस्पिरेशन वाली बात है। तो वो भी मेरे लिए इंस्पिरेशन वाली बात रही और मैं जीतता गया। ब्यूटीफुल सर। अच्छा सर, आपको कोई ऐसा रिग्रेट है जो आप शेयर करना चाहते हैं अपने दर्शकों के साथ? मुझे पता दैट है मीन्स, रिग्रेट बनाने में अच्छा नहीं लगता कि क्या बताएं, कोई मतलब कोई शिकवा शिकायत अपने आप से या कुछ ऐसा है कि जो आप बदल सकते हैं लाइफ में, ऐसा कुछ शेयर करना अच्छा। चाहते हैं? अच्छा, घर है। वालों से नहीं, शिकायत तो एक ही है कि मैं अगर कुछ सपना लेके चलता हूँ, जो मेरा एम रहता है, तो मैं एम का इतना पक्का हो जाता हूँ कि मैं घर दार सब भूल जाता हूँ। तो वो घर वालों की बहुत सारी शिकायतें रहती है उसके पीछे कि आप अगर अच्छा। आपका एक एम अगर आप पकड़ते हैं, तो उसमें जब तक आप फाइनल पॉइंट पे आप नहीं पहुंचते, तब तक आप सब खाना पीना सब भूल जाते हैं। जैसे मैं घरदार सब भूल जाता हूँ, उसके ऊपर ही लगा रहता हूँ। और जहां जहां से मुझे इनकम होता है, मेरे खेतीबाड़ी से इनकम होता होगा, जहां मैं पिछले 2 साल में मैंने एक जॉब भी छोड़ दिया है इसके वजह से, स्पोर्ट्स की वजह से। तो जहां से मुझे इनकम आता था वो सारी मैं लगा देता था इसको। जैसा एक क्या बोलते हैं, आपको कुछ एडिक्ट एडिक्ट जैसा हो जाता है। आपको एडिक्शन है? हाँ, तो मेरा मेरा फ्लाइंग एडिक्शन। फ्लाइंग का एडिक्शन है उसके। फ्लाइंग का सिर्फ फ्लाइंग का नहीं है, लेकिन टारगेट के ऊपर काम करने का मुझे एडिक्शन है। इसके ऊपर मेरे ऊपर घर से आरोप है, लेकिन मैं उसको बदलना नहीं चाहता। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सर, अच्छा ऐसे ही लगे रहिए। अच्छा सर, अभी आपका कुछ फ्यूचर प्लान भी आपने अलग से बनाया है? जी, फ्यूचर प्लान मेरा है, मैं अभी एपीपीआई का इंटरनेशनल कोच हूँ पैरामोटर में। जी। तो उसमें आगे जाके मुझे मास्टर इंस्ट्रक्टर बनने का मेरा सपना है, ताकि मैं एक बड़ी सी एकेडमी इंडिया में खोल सकूं। क्योंकि अभी एपीपीआई का अगर लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आप वर्ल्ड कप नहीं जा सकते। ये सबसे ज्यादा अहमियत वाली बात है। इसमें सबसे ज्यादा आगे आने वाले पायलट्स के लिए वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि अगर आपके यहाँ एपीपीआई वाला कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है, तो अभी तो फिलहाल मैं अकेला इंस्ट्रक्टर हूँ, एपीपीआई का लाइसेंस हम दे सकते हैं। तो अगर एपीपीआई का लाइसेंस पायलट को नहीं मिलेगा तो वो वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे पायलट लोगों से रिक्वेस्ट आती है कि हमें लाइसेंस चाहिए, हमें ट्रेनिंग चाहिए। तो मेरा सपना है कि एक अच्छा सा एक एकेडमी हो पैरामोटर में का, पैराग्लाइडिंग का, जहां हम प्रॉपर ट्रेनिंग दे सके। क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, क्योंकि टारगेट किसी के पास नहीं रहता है। जब नए वाले पायलट इसमें एंटर करते हैं, तो जैसे मेरे पास भी टारगेट नहीं था। मेरे पास तो सिर्फ सपना था कि हनुमान जी जैसे हमें उड़ना है, लेकिन टारगेट कुछ नहीं था। लेकिन हम अभी टारगेट दे सकते हैं उनको कि अगर आपको सीखना है तो इसमें आके आप डायरेक्ट वर्ल्ड कप जा सकते हैं। वर्ल्ड कप जाने का रास्ता एरो क्लब ऑफ इंडिया से होके जाता है। वहां जाने के लिए आपको क्या क्या कमियां हैं, वो सारी कमियां हम पहले से कंप्लीट कर लेंगे। मुझे एरो क्लब ऑफ इंडिया जाने के लिए 8-9 साल गए कि वहां कैसे जाना है, वहां कैसे एंटर करना है, कैसे मेंबर बनना है, कुछ भी पता नहीं है। मैं रहता हूँ शिरडी के नजदीक, शिरडी और शनिदेव के बीच में मेरा घर है। यहाँ से दिल्ली बहुत दूर है। और पता तो कुछ नहीं था, सब इंटरनेट के माध्यम से पता करके हमने वो सब लाइसेंस चीजें। तो इसलिए मैं बार बार अनिशा मैडम को थैंक्स कहना चाहूंगा कि जिन्होंने बहुत सारी हेल्प मेरी की है। एरो क्लब ऑफ इंडिया ज्वाइन करने में हेल्प की, वर्ल्ड चैंपियनशिप जाने में हेल्प की। लेकिन बहुत सारे एनजीओ ने अभी आगे आना चाहिए कि सिर्फ एरो क्लब ऑफ इंडिया ये सब नहीं कर सकता। तो एनजीओ ने उनको हेल्प करना है। तो जैसे कि हम सारे पायलट है, हम सारे कोच अभी इंडिया में है, तो हमने वो हेल्प करनी चाहिए कि हम एरो क्लब ऑफ इंडिया के द्वार तक पायलट बना के उसको लेके छोड़, तो उसके आगे वो इंडिया को पार्टिसिपेट कर सकता है। ये मेरा सपना है। सर, आपका सक्सेस मंत्र क्या है? मेरा सक्सेस मंत्र है, मेरा जो एडिक्ट मैंने आपको बताया कि आप पॉजिटिव रहो जिंदगी में, कि आप जीत सकते हैं। ये अगर आपके बीच में, अगर आपके अंदर से
हमेशा आवाज रहनी चाहिए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो आप जी सकते हैं। ब्यूटीफुल। अपने फैंस को क्या मैसेज देंगे चलते चलते? नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, आप कर सकते हैं। यस, वी ऑल कैन डू इट। थैंक यू सर। आपसे थैंक बात यू वेरी करके मच। अच्छा लग रहा है कि आप इतने फुल आपसे ऑफ भी। मोटिवेशन है, फुल ऑफ मोटिवेशन एंड एनर्जी। और आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे ज्यादा तो अपने ऊपर विश्वास रखना और बिलीव करना अपनी मेहनत के ऊपर कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। वी कैन डू एवरीथिंग जो हम चाहते हैं। जब आप हनुमान जी की तरह उड़ना का सपना पूरा कर सकते हैं, तो वो तो बहुत बड़ा सपना है जो आपने पूरा करना शुरू कर दिया और कर भी लिया काफी हद तक। तो हमारे सपने सपने तो बहुत छोटे 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 छोटे, हम तो जमीन पर ही क्रॉल कर रहे हैं। तो आई थिंक वी कैन इवन फुलफिल दैट। थैंक यू सो मच सर, आपके इस थैंक यू, मोटिवेशन के थैंक यू, लिए। इट वाज थैंक यू वेरी लवली मच। टॉकिंग टू यू। नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू नमस्ते, सर। बाय। नमस्ते, बाय बाय सर, बाय बाय। बाय।